यूनियन कैबिनेट ने दी DICGC एक्ट में संशोधन की मंजूरी और कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ने जारी किया अपना पहले क्वार्टर का रिजल्ट। देखेंगे आगे। आने वाले अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जय हिंद दोस्तों, हमने देखा था कि PMC बैंक, येस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बैंकों के साथ पिछले समय में किस तरह की घटना हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना इस बैंक से जुड़े हुए ग्राहकों को करना पड़ा है। लेकिन अब शायद उनके लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, जिसमें यूनियन कैबिनेट ने संशोधन की मंजूरी दे दी है। यानी अब अगर कोई बैंक डूबता है या फिर RBI उसका लाइसेंस रद्द करता है तो ग्राहकों को उसके जमा का 5 लाख रुपए तक की क्लेम मिल जाएगी, जिसकी प्रोसेस 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, अभी का जो नियम है 5 लाख रुपए तक की क्लेम तभी मिलेगी जब बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है या लिक्विडेशन की सभी प्रोसेस पूरी हो जाती है। लेकिन अब यूनियन कैबिनेट की इसकी मंजूरी मिल गई है। पार्लियामेंट में जब यह बिल पास हो जाएगा तब 90 दिनों के भीतर ग्राहकों को उसका पैसा मिल सकता है। दोस्तों, 90 दिनों तक का तो समय ठीक है, लेकिन और बेहतर होता अगर DICGC में 5 लाख रुपए तक की सीमा को और बढ़ा दिया जाता। खैर, यह सरकार का डिसीजन है और यह देखना होगा कि ग्राहक इसे कितना एक्सेप्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दोस्तों, कैनरा बैंक ने फिनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले क्वार्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1177 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है कैनरा बैंक के द्वारा, जो पिछले साल सेम पीरियड में 406 करोड़ रुपए था, यानी 190% तक की बढ़त। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 6147 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल सेम पीरियड में 6096 करोड़ रुपए थी। बैंक की ट्रेजरी इनकम 1548 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल सेम पीरियड में 1004 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, बैंक की एसेट्स क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। नेट NPA 3.46% गिरी है, जो पिछले साल सेम पीरियड में 3.95% थी। वहीं ग्रोस NPA 8.5% तक गिरी है, जो पिछले साल सेम पीरियड में 8.84% रही थी। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कैनरा बैंक ने साल की पहले क्वार्टर की शुरुआत प्रॉफिट के साथ की है। लेकिन यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी पीछे नहीं रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फिनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले क्वार्टर में 206 करोड़ रुपए की प्रॉफिट दर्ज की है। टोटल इनकम 6245 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल सेम पीरियड में 6726 करोड़ रुपए थी। तो जाहिर सी बात है टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2135 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल सेम पीरियड में 2146 करोड़ रुपए थी। हालांकि दोस्तों, बैंक ने एसेट्स क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखाई है। 15.92% इस क्वार्टर की ग्रोस NPA रही, जो पिछले साल सेम पीरियड में 18.10% थी। नेट NPA 5.09% रही, जो पिछले साल 6.76% थी। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों प्राइवेटाइजेशन के लिए फ्रंट रनर बैंक हैं और दोनों चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि नीति आयोग ने इन दोनों बैंकों के नाम ही सबमिट किए हैं निजीकरण के लिए। लेकिन दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले इसके टोटल डिपॉजिट में 3.18% की बढ़त हुई है, जिसका अमाउंट है 3,31,483 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 3,21,252 करोड़ रुपए थी। तो क्या ये समझा जाए, निजीकरण के लिए चर्चा में रहने के बावजूद भी ग्राहकों को इस बैंक में अभी भी भरोसा है और यही कारण है कि ग्राहक अभी भी अपने सेविंग्स को इस बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ यूको बैंक भी PCA फ्रेमवर्क में है और इसने भी अपना पहले क्वार्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। फिनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले क्वार्टर में यूको बैंक ने 102 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल सेम पीरियड में 21.46 करोड़ रुपए था। बैंक की टोटल इनकम 4539.08 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल 4436.57 करोड़ रुपए के मुकाबले बढ़ी है। हालांकि इंटरेस्ट इनकम 2.5% के साथ गिरकर 3569.57 करोड़ रुपए रही। दोस्तों, यूको बैंक ने भी अपने एसेट्स क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखाई है। 11,321.7 करोड़ रुपए ग्रोस NPA रही, जो पिछले साल 16,576.43 करोड़ रुपए थी। वहीं नेट NPA 3.85% के साथ गिरकर 4,387.25 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल 5,138.18 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, यूको बैंक ने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को जारी करते हुए RBI से रिक्वेस्ट किया था कि उसे PCA फ्रेमवर्क से बाहर किया जाए, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया, चाहे वह प्रॉफिट मेकिंग को लेकर हो या NPA में गिरावट को लेकर हो, वह सभी पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा है।
हालांकि आरबीआई ने अभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया है और यह देखना होगा कि आरबीआई इस पर क्या फैसला लेती है। तो दोस्तों यह थी तीनों बैंकों के पहले क्वार्टर का रिजल्ट। आई होप कि मैंने उन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप DICGC एक्ट में बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं और इसमें क्या ऐसी बातें रहीं जो ऐड होनी चाहिए थी, और तीनों बैंकों के रिजल्ट को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपने विचार और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।